इराक हमले के 20 साल बाद सामूहिक विनाश के हथियार के अस्तित्व पर अब तक विवाद है। इस हथियार कार्यक्रम की वजह से ब्रिटेन को इस हमले से भाग लेने की वजह मिली। सामूहिक विनाश के हथियार की खोज के बारे में इराक 20 ईयर्स ऑन के हिस्से के रूप में सामने आए हैं। MI6 के वरिष्ठ अफसर से जब साल 2001 के आखिरी महीने में ये बताया गया कि अमेरिका इराक से जंग को लेकर गंभीर है, तब वो चौंक गए। इस घटना को याद करते हुए अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के इराक ऑपरेशन ग्रुप प्रमुख लुइस रुइडा कहते हैं, मुझे लगा कि उन्हें वही टेबल के पास बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर वो कोई सभ्य इंसान न होते तो वो आकर मुझे थप्पड़ मार देते। ये खबर जल्द ही ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री आवास पहुंच गई, जो कि राजनयिकों के बजाय जासूसों द्वारा पहुंचाई गई होगी। उस वक्त MI6 के प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इराक हमले के बारे में बताया था। वो कहते हैं, मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप चाहे ये पसंद करें या न करें, लेकिन अब आप तैयारी कर लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वे अमेरिका हमले की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 अपने इतिहास के सबसे विवादास्पद और बुरी तरह से उलझाने वाले प्रकरण में शामिल होने वाली थी। अमेरिका के लिए सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने का मुद्दा सामूहिक विनाश के हथियार के मुद्दे से ज्यादा अहम था। रुइडा कहते हैं, अगर सद्दाम हुसैन के पास रबर बैंड और पेपर क्लिप होता तो हम इराक पर हमला कर देते। ब्रिटेन के लिए इराक के रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों से खतरा था। कभी कभी यह भी आरोप लगाया गया कि UK की सरकार ने सामूहिक विनाश के हथियार के बारे में दावा किया है, लेकिन उस समय के मंत्रियों का कहना है कि उन्हें उनके अपने जासूसों ने बताया था कि हथियार मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर ने मुझे बताया, मुझे जो खुफिया जानकारी मिल रही थी उसे समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं उसका हकदार था। आक्रमण की पूर्व संध्या पर उनका कहना है कि उन्होंने संयुक्त खुफिया समिति से आश्वासन मांगा था। वो गलत होने के लिए खुफिया एजेंसी की आलोचना करने से इनकार करते हैं। बाकी मंत्रियों ने कहा कि उन्हें उस वक्त इसका शक था। तत्कालीन विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ कहते हैं, 3 आयोजनों पर मैंने रिचर्ड डियरलव से सवाल किया और इस इंटेलिजेंस के सूत्र के बारे में पूछा। मुझे इस बारे में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, लेकिन डियरलव ने मुझे हर मौके पर आश्वासन दिया कि एजेंट विश्वसनीय हैं। हालांकि जैक स्ट्रॉ कहते हैं कि नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी थी, आखिर अंतिम फैसला तो वही लेते थे। वे अब भी मानते हैं कि इराक में हथियार थे और शायद उन्हें छुपाकर सीरिया भेज दिया गया था। वो हिंदुस्तानी छात्र जो जंग से तबाही यूक्रेन वापस जा रहे हैं। सर रिचर्ड डियरलव, सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार। ब्रिटेन के तत्कालीन सुरक्षा और खुफिया कोऑर्डिनेटर सर डेविड ओमन कहते हैं, यह एक बड़ी विफलता थी। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी जो इस विचार का समर्थन करती थी कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, बस उस पर ही सरकारी विशेषज्ञों का ध्यान खींचा गया। जो विचार इसका समर्थन नहीं करते थे उसे तटस्थ कर दिया गया। MI6 के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें भी इसकी चिंता थी। इराक में काम करने वाले एक अधिकारी गुमनाम रहने की शर्त पर कहते हैं, उस समय मुझे लगा कि हम जो कर रहे थे वह गलत था। एक पुराने अफसर साल 2002 की बात करते हुए कहते हैं, किसी भी तरह की नई या विश्वसनीय खुफिया जानकारी या मूल्यांकन नहीं थी जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि इराक ने सामूहिक विनाश के हथियारों की योजना को फिर से शुरू कर दिया है और इससे खतरा पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार के नजरिए से यह अकेली ऐसी बात थी जिसके जरिए वो इराक के सामूहिक विनाश के हथियार के मुद्दे की वैधता साबित कर सकते थे। 2002 के वसंत में मौजूदा खुफिया जानकारी विचित्र थी। लंबे समय तक MI6 के लिए काम करने वाले एजेंट को इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों की बहुत कम जानकारी थी या नहीं थी। इस मामले को मजबूत करने के लिए नए सूत्रों से ताज़ा खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी। ये तब हो रहा था जब सितंबर 2002 में डोजियर की योजना बनाई गई थी। खुफिया विभाग के एक सूत्र एक मैसेज को डिकोड करने की बात याद करते हैं। उस मैसेज में कहा गया था कि खुफिया एजेंसी की भूमिका ब्रिटिश जनता को इराक पर कार्रवाई करने के लिए राजी करने से ज्यादा नहीं थी। सेंट्रल लंदन में का मुख्यालय, मोबाइल लैब का विकास। 12 सितंबर 2002 की तारीख को सर रिचर्ड डियरलव डाउनिंग स्ट्रीट में एक नए सोर्स की खबर लेकर आए। इस नए सोर्स ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने हथियार प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया है और सूत्र ने जल्द ही नए डिटेल्स देने का वादा किया। भले ही इस स्रोत की पूरी तरह से जांच नहीं हुई और उनकी जानकारी विशेषज्ञों से साझा नहीं की गई,
लेकिन इसके डिटेल्स प्रधानमंत्री को सौंपे गए थे। सर रिचर्ड इन आरोपों को खारिज करते हुए 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री के काफी करीब आ गए थे। आने वाले महीने में नए सूत्र ने कोई सबूत नहीं दिए और अंत में ये माना गया कि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। संभावना थी कि ये कुछ ऐसे सूत्र थे जो जानकारी के बदले पैसे कमाना चाहते थे या फिर सद्दाम हुसैन को इराक से उखाड़ फेंकना चाहते थे। सर रिचर्ड कहते हैं, जनवरी 2003 में मैं जॉर्डन में सद्दाम की खुफिया सेवा के एक शख्स से मिला जो उनके खिलाफ हो गया था। उसने दावा किया कि अमेरिका की नजरों से दूर वो जैविक हथियारों पर काम करने के लिए मोबाइल लैब के विकास में शामिल है। इस शख्स के दावों के कारण ही अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने ये कहते हुए एक नोटिस जारी किया कि इस जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कर्वबॉल कोडनेम वाले एक दूसरे सोर्स जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार भरोसा कर रही थी वह भी लैब की जानकारी दे रहा था। सऊदी अरब के साथ समझौते पर क्या लिख रहा है ईरान का मीडिया। जनसंहार के हथियारों की जांच। 2003 के युद्ध से कुछ हफ्ते पहले मैंने उत्तरी इराक के हलब्जा गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों से 1988 के उस दिन के बारे में बात करते सुना जब सद्दाम हुसैन की सेना ने उन पर रासायनिक हथियार गिराए थे। बाद में इराक के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक ने मुझे बताया कि सद्दाम ने 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के हथियार इंस्पेक्टर से क्लीन चीट पाने की उम्मीद में ज्यादातर जनसंहार के हथियार प्रोग्राम को नष्ट करने का आदेश दिया था। वैज्ञानिक ने बताया कि इराकी नेता ने बाद में शायद इस प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया होगा, लेकिन इराक ने गुप्त तरीके से सब नष्ट कर दिया था। इराक इस झांसे को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि ये संदेश जाए कि अभी इराक के पास ऐसा कुछ है जो वो पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बाद में जब इराक से सब कुछ नष्ट करने का सबूत मांगा गया तब वो ऐसा नहीं कर सका। 2002 के आखिर में संयुक्त राष्ट्र इंस्पेक्टर जनसंहार के हथियारों की जांच के लिए वापस इराक आए थे। उनमें से कुछ ने बताया कि वे उन साइटों को याद कर सकते हैं जहां पश्चिम की सुझाई गई मोबाइल लैब्स के खुफिया संयंत्र होने के अनुमान थे। जनवरी 2003 में सर रिचर्ड से टोनी ब्लेयर ने मजाक के अंदाज में कहा कि मेरा भविष्य तुम्हारे हाथ में है क्योंकि जनसंहार के हथियार के सबूत खोजने का दबाव बढ़ रहा है। मार्च 2003, दक्षिणी इराक में ब्रिटेन के सैनिक। सर रिचर्ड याद करते हैं, यह उस समय निराशाजनक था। सर रिचर्ड संयुक्त राष्ट्र के हथियार इंस्पेक्टर पर अक्षम होने का आरोप लगाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक और जैविक निरीक्षणों का नेतृत्व करने वाले हैंस ब्लिक्स बताते हैं कि 2003 की शुरुआत तक उनका भी मानना था कि हथियार थे, लेकिन गुप्त सूचना मिलने के बाद उनके अस्तित्व पर संदेह होने लगा। उन्हें सबूत के लिए कुछ और समय चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिल सका। एक पूर्व MI6 अधिकारी युद्ध के बाद के सूत्र की आंतरिक समीक्षा को याद करते हुए कहते हैं, मार्च 2003 तक किसी गंभीर सबूत के न मिलने पर युद्ध नहीं रुक सकता था और उसके बाद जनसंहार का कोई हथियार नहीं मिला और सब बिखर गया। ये बात जासूसों और राजनेताओं दोनों के लिए गहरे और स्थायी परिणाम देने वाली थी।